Dear students, now I am going to tell you about scoring schemes in बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अभी हमने स्कोरिंग स्कीम्स के बारे में पहले भी देखा था कि स्कोरिंग की जाती है, अलाइनमेंट्स जब करे जाते हैं तो स्कोरिंग की जाती है। तो स्कोरिंग कैसे करें, वो उनका क्राइटेरिया क्या है, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये कंटेंट इसमें हम देखेंगे पहले कि इंट्रोडक्शन टू स्कोरिंग स्कीम्स, देन पाम इस नाम की एक स्कोरिंग स्कीम है, उसका फुल फॉर्म है परसेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। देन वो कैसे बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाम, स्कोर्स इन पाम मैट्रिक्सेस। तो स्कोर कैसे डिसाइड किया जाता है, उस टेबल में कैसे क्या स्कोर रखें, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। देन पैम मैट्रिक्स नंबर्स, फिर एक से ज़्यादा टेबल्स हैं ये या मैट्रिक्सेस हैं ये, तो इनको नंबर देके एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एंड मोर अबाउट पैम मैट्रिक्सेस, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे पास। देन रेफरेंसेस, कहाँ से इनको मैंने इस लेक्चर के लिए लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू scoring schemes. Scoring scheme system is a set of values for quantifying the likelihood of one residue being substituted by another in an alignment. Quantifying likelihood of one residue being substituted by another in an alignment. तो जो अलाइनमेंट किया है उसमें जो डिफरेंट रेजिड्यूज़ हैं, सीक्वेंस नंबर 1 का कोई रेजिड्यू सीक्वेंस नंबर 2 के किसी रेजिड्यू में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या चांसेस हैं, इस बात को स्कोर किया जाता है। सेट ऑफ वैल्यूज़ नंबर्स से स्कोर किया जाता है। द स्कोरिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्सेस। तो अब ये जो सिस्टम बनाए गए हैं उनसे जो मैट्रिक्स या टेबल्स बनती हैं, दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्सेस विच अकाउंट फॉर रेजिड्यू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को वैल्यू दी जाती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में बदल गया तो उसको वैल्यू दी जाती है। एंड इंसर्ट हो गया कोई नया अमाइनो एसिड या डिलीट हो गया किसी सीक्वेंस में, उनको अलग अलग सबको अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं। These are derived from statistical analysis of residue substitution data from sets of reliable alignments of highly related sequences. इनको खाली ऐसे ही मैथमेटिकली टेस्ट नहीं किया जाता, माने कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये स्कोर्स रखे जाते हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स किस पे निकाली गई है, हाईली रिलेटेड सीक्वेंसेस। For example, hemoglobin from horse, dog, human beings, monkey and few more species, उनमें से जो हीमोग्लोबिन लिया तो वो रिलेटेड सेट ऑफ सीक्वेंसेस हो गया। फिर भी उसमें चूंकि हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन, लेकिन कहीं कहीं उसमें चेंजेस आए हैं रेजिड्यूज में। अमाइनो एसिड्स किसी किसी पॉइंट पे अलग अलग हुए हैं एक दूसरे से। तो इनिशियल अगर इवोल्यूशन में कौन सा था, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स के बाद अगर मंकी आया है तो उन दोनों के हीमोग्लोबिन में कहाँ पे क्या फ़र्क है, यानी कि कौन सा रेजिड्यू जो उसमें था, हॉर्स में था, वो उस पोजीशन का रेजिड्यू मंकी तक आते आते इवोल्यूशन के दौरान किस अमाइनो एसिड में चेंज हो गया। अगर वो चेंज हुआ है तो उसको स्कोर किया गया कि कैसे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसमें चेंज हो जाता है। तो चूंकि वो एक से हैं तो कायदे से चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेंजेस आए हैं, तो इन चेंजेस की बेसिस पे उसको क्राइटेरिया बना के ये सेट ऑफ वैल्यूज़ या स्कोर्स डिसाइड किए जाते हैं। Now, two popular empirical scoring models for protein sequences are PAM and BLOSSOM. तो हम दो स्कोरिंग स्कीम्स को दो डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे और ये एम्पिरिकल स्कोरिंग मॉडल्स हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए मेनली, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड हैं। सो
Next is that in molecular biology, scores are defined as measure of sequence similarity. Similar sequences give high scores and dissimilar sequences give low scores. जो स्कोरिंग की गई है उसमें सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी का अपना बेसिस है और उसकी बेसिस पे उनको स्कोर किया गया है. तो हाई स्कोर सिमिलर या आइडेंटिकल सीक्वेंसेस को किया जाता है और डिसिमिलर सीक्वेंसेस कम स्कोर पाते हैं. Deletion or gaps in a sequence will have scores that depend on upon their length. तो कोई एक सीक्वेंस में 10 अमाइनो एसिड्स हैं, दूसरा वैसा ही सीक्वेंस हमने उठाया किसी दूसरी सोर्स से, उसमें 9 अमाइनो एसिड्स हैं, तो यानी कि डिलीट हो गया एक अमाइनो एसिड, ये मान के अगर चले. और 3-4 अमाइनो एसिड्स डिलीट हो गए तो उस गैप की लेंथ बढ़ गई है. तो ये चीज़ें सारी वैल्यूज़ रखते समय ध्यान दी जाती हैं और तब जाके एक मैट्रिक्स तैयार होता है. नाउ पैम का फुल फॉर्म क्या है? परसेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. मार्गरेट डेऑफ, ये रिसर्च साइंटिस्ट का नाम है, एंड co-workers originally proposed PAM model for evolution in the 60s. 1960s में इस मॉडल को इस ग्रुप ने, मार्गरेट डेऑफ जिस ग्रुप को लीड करती थी उस ग्रुप ने प्रपोज किया. ये सारा ये कोशिश किस लिए थी? एवोल्यूशन कैसे हो रहा है प्रोटीन्स में. एक्सेप्टेड मीन्स फिक्स्ड इन अ पॉपुलेशन, जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया पॉपुलेशन में, एंड इज देयरफॉर अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैन सिंपली म्यूटेशन. पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन is the replacement of a single amino acid in primary structure of a protein with another single amino acid. एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बदल जाता है, which is accepted by process of natural selection. उसमें जो ये चेंज आया उसको नेचर ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि वो लीथल म्यूटेशन नहीं था, उस ऑर्गेनिज्म की या वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं हो गया, नॉन वर्किंग नहीं हुआ और एक्सेप्ट किया गया और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम रहा, या वो मतलब किसी काम का था तब उसको नेचुरली सेलेक्ट किया गया. तो ऐसे म्यूटेशंस को कंसीडर किया गया मैट्रिक्स बनाते समय. दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल पॉइंट म्यूटेशंस. अब पॉइंट म्यूटेशंस भी बहुत तरीके के हुए. अगर डीएनए में साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि ऐसे म्यूटेशंस जिनकी वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो उनको नहीं काउंट किया गया. इसी तरीके से लीथल म्यूटेशन, जैसा कि मैंने कहा कि अगर नॉन वर्किंग प्रोटीन बन गई है तो उस म्यूटेशन को कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लीथल है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ ही हो जाएगी या वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉडी से, तो उसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और नेचुरल सिलेक्शन में अगर वो सर्वाइव भी कर गया तो आगे चल के वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो नेचुरल सिलेक्शन में वो रिजेक्ट हो जाएगा. वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटीन कंटेनिंग सेल विल बी रिजेक्टेड. तो इन दोनों को नहीं एक्सेप्ट किया गया. जो एक्सेप्ट किया गया नेचुरल सिलेक्शन से, उस अमाइनो एसिड के म्यूटेशंस को और या रिप्लेसमेंट्स को कंसीडर करके एक्सेप्टेड वर्ड आया और उस म्यूटेशन को, अब ये परसेंट का मतलब कि हर 100 रेजिड्यूज में कितने अमाइनो एसिड्स में म्यूटेशन आया. तो इस तरीके से इन चीज़ों को कंसीडर करके जो मैट्रिक्स बनाई गई उसको पैम कहते हैं. और इसकी शुरुआत मार्गरेट डेऑफ एंड कोवर्कर्स ने एवोल्यूशनरी मॉडल बनाने के लिए, प्रोटीन्स में कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो बनाने के टाइम के साथ कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको कंसीडर किया और उसके हिसाब से प्रोटीन्स को एनालाइज किया. Now, PAM matrix refers to one of the family of matrices which contains scores
representing likelihood of two amino acids being aligned due to a series of mutation events rather than due to random chance. तो जब दो सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन किया गया, एक दूसरे के ऊपर रख के उनको मैचिंग देखी गई, तो कहते हैं कि जो मैचिंग है वो म्यूटेशंस की वजह से वो उनको रिलेटेड बताया जा सकता है, ना कि रैंडम चांस से, मतलब बाई चांस ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि म्यूटेशन की वजह से सीक्वेंस नंबर 1 में कोई रेजिड्यू था जो कि म्यूटेशन की वजह से दूसरे रेजिड्यू में चेंज हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि एक सीक्वेंस अलग बना था और दूसरा सीक्वेंस बाय चांस एक सा बन गया और फिर उनमें मैचिंग हो गई। तो ये मैचिंग करने की शर्तें हैं। likelihood of two amino acids being aligned due to series of mutation events rather than due to random chance. चांस नहीं है, ये म्यूटेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो हुए हैं और उनकी वजह से हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करके उनको कंपेयर कर रहे हैं। PAM-N, N stands for the number given to matrix. PAM-N matrix is the PAM matrix corresponding to time frame long enough for n mutation events to occur per 100 amino acids. 100 amino acids में n number of mutations हुए हैं, कितने टाइम में, इस बात को कंसीडर किया गया है। और वहाँ पे n का रोल है कि नंबर क्या दिया गया उस पैम मैट्रिक्स को। Here each column and row represents one of the 20 standard amino acid. अभी 2020 की टेबल बनी है, रो एंड कॉलम, उसमें 20 अमाइनो एसिड्स एंड कॉलम में भी 20 अमाइनो एसिड्स और रो में भी 20 अमाइनो एसिड्स बना के एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कितने लंबे समय में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कंसीडर करके फिर उसको स्कोर दिया गया है। द वैल्यू in each cell of PAM matrix is related to the probability of row amino acid before mutation being aligned with column amino acid afterwards. म्यूटेशन से पहले कौन सा रेजिड्यू था और म्यूटेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखा जाता है। डिफरेंट पैम मैट्रिक्सेस करस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस। तो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, कि कितने साल में एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस में बदल रहा है और उसमें रेजिड्यू वो अमाइनो एसिड्स में चेंजेस आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैम मैट्रिक्स, अब बनाएंगे कैसे मैट्रिक्स को। PAM-1 मैट्रिक्स इन्वॉल्व्स अलाइनमेंट ऑफ फुल लेंथ सीक्वेंसेस। क्लस्टरिंग is based on phylogenetic reconstruction using parsimony principle. Phylogenetic reconstruction यानी कि एक के बाद एक कौन सा अमाइनो एसिड टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो एक रिलेशंस में जो एक सीक्वेंस देखा गया कि पहले कौन सा प्रोटीन था, फिर कौन सा प्रोटीन था, फिर कौन सा बदल गया, फिर कौन सा बदल गया, लेकिन ओरिजिन में एक प्रोटीन था। तो ये फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन है और उसमें ग्रुपिंग्स की जाएंगी कि कौन किससे ज़्यादा रिलेटेड है, कौन किससे दूर का रिलेटेड है, और इस सब को करने के लिए पार्सिनोमी प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। The other PAM matrices are subsequently derived based on evolutionary divergence between sequences of the same cluster. तो पहले तो क्लस्टरिंग कर ली गई डिफरेंट क्लस्टर की, ये लाइक 5 सीक्वेंसेस एक ग्रुप के, दूसरे 5 सीक्वेंसेस दूसरे ग्रुप में, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी अमंग देम। फिर जब 4 क्लस्टर्स मिल गए तो हर क्लस्टर में हर मेंबर आपस में कितना डाइवर्जेंट है, उस डाइवर्जेंस को अगेन स्कोर किया गया और फिर पैम मैट्रिक्स मानी कि 1 के आगे जो मैट्रिक्सेस हैं वो विद इन 1 क्लस्टर
जो उनमें आपस में डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे बनाई गई. दिस अलाउज कंप्यूटेशन ऑफ एंसेस्ट्रल सीक्वेंस फॉर ईच इंटरनल नोड of the tree. This information in turn is used to count the number of substitution along each branch of the tree. Evolution को ट्री के फॉर्म में भी देखा जाता है. तो यहाँ पे अगर एक प्रोटीन सीक्वेंस है जिसको ओरिजिनल माना जा रहा है, एंसेस्टर माना जा रहा है, उससे बहुत सी ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर उससे फर्दर नोड्स निकल रही हैं. तो जो आपस में डाइवर्जेंस होते चले जा रहे हैं उनको बताया भी गया और उनको स्कोर करके मैट्रिक्स में दिखाया जाता है और हर मैट्रिक्स का अलग नंबर दिया जाता है. किस तरह से सब्स्टिट्यूशन माने कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कैसे बदलता चला गया और ओरिजिनल से वो कितना डिफरेंट हो गया, इस बेसिस पे उसको कितना स्कोर दे और एक टेबल के फॉर्म में उसको शो करें. और इस टेबल को फॉलो किया जाएगा जब ब्लास्ट या फास्टा मेथड से सीक्वेंसेस को अलाइन करके उनमें कंपैरिजन किया जाएगा. The PAM score for particular residue pair is derived from multi-step procedure involving calculations of relative mutability, which is एक रेजिड्यू पेयर में जो स्कोर दिए जा रहे हैं वो बहुत से स्टेप्स को फॉलो करके मिलते हैं, जो उनमें आपस में कैसा म्यूटेशन कितना है उसको कैलकुलेट करके पता किया जाता है. पहला क्या है, नंबर ऑफ म्यूटेशनल चेंजेस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेजिड्यू divided by the total number of such residues occurring in an alignment. एक कॉमन एंसेस्टर है, उससे आगे की बहुत से सीक्वेंसेस बने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है और ये कॉमन एंसेस्टर है. तो नंबर ऑफ म्यूटेशनल चेंजेस कैसे हुए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ सच रेजिड्यूज अकरिंग इन एन अलाइनमेंट, फिर कितने नंबर में है वो. फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन बदल के पोजीशन नंबर 3 पे अगर ग्लाइसिन है कॉमन एंसेस्टर में, तो उसके बाद वाले जो चेंजेस आए हैं उससे जो नया प्रोटीन बना है, चेंज्ड प्रोटीन रादर, उसमें नंबर 3 पे ग्लाइसिन है कि नहीं है, फिर ग्लाइसिन है कि नहीं है उसके नेक्स्ट वाले प्रोजेनी में कहना चाहिए. इस तरह से जिन दो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं उन दो में कितने म्यूटेशनल चेंजेस हो चुके हैं डिवाइडेड बाय ग्लाइसिन टोटल नंबर में कितना था एक अलाइनमेंट में, इससे काउंट किया जाता है. देन नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेजिड्यू सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंसीज बाय रैंडम चांस, उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाता है फिर उसको लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन 10 का बेस लेके किया जाता है. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन टू द बेस ऑफ 10 ऑफ नॉर्मलाइज्ड म्यूटेबिलिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर रेजिड्यू. तो कितनी बार वो पर्टिकुलर रेजिड्यू अलाइनमेंट में आया है और वो कितनी बार म्यूटेट हुआ है उसका लॉग निकाला जाता है. द रिजल्टिंग वैल्यू इज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो भी अगर पॉइंट्स में आ गया तो उसको फुल नंबर में चेंज किया जाता है और उसको सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में रख दिया जाता है. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, दिस रिफ्लेक्ट्स द लाइकलीहुड ऑफ अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस. दिस कंप्लीट्स द लॉग ऑड्स स्कोर कंप्यूटेशन. तो ये 2-3 प्रोसेस है, इसको लॉग ऑड्स स्कोर कंप्यूटेशन कहते हैं. आफ्टर कंपाइलिंग ऑल सब्स्टिट्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल अमाइनो एसिड म्यूटेशंस, अ 20x20 PAM मैट्रिक्स इज एस्टैब्लिश्ड. ये हमारे स्टेप्स थे
कैसी दिखती है पैम मैट्रिक्स, ये देखिए, ये 20 अमाइनो एसिड्स है, ये 20 अमाइनो एसिड्स है। ए वी में बदलता है तो उसका स्कोर 0 होता है, ए वाई में बदलता है तो उसका स्कोर -3 होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग हैं। ए इज एलानिन, वाई इज ट्रिप्टोफेन। एंड देन ए डब्ल्यू में बदलता है, ए टी में बदलता है। ये इस तरह से किस में पॉसिबल है बदलने का, किस में नहीं पॉसिबल है बदलने का। एक ग्रुप में बदलता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, तो अगर अपने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सिमिलर अमाइनो एसिड में चेंज होता है तो उसको बेटर स्कोर मिलता है, और अगर उससे अलग किसी अमाइनो एसिड में ए चेंज हो जाएगा तो उसका स्कोर माइनस में भी चला जा सकता है। ये देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑन, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड का एग्जांपल देके बताया गया। एस्पार्टिक एसिड फॉर ग्लूटामिक एसिड, बोथ एसिडिक है, तो एड्स 3 टू स्कोर। 3 कहाँ है, ये देखिए, डी एस्पार्टिक एसिड इंटू ग्लूटामिक एसिड। तो चूंकि दोनों एसिटिक अमाइनो एसिड्स हैं इसलिए एक का दूसरे में चेंज गुड स्कोरिंग देता है। लाइसिन के, लाइसिन फॉर प्रोलीन, लाइसिन फॉर प्रोलीन, ये -1 स्कोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइसिन और प्रोलीन बहुत ही अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं, उनका नेचर बहुत अलग है। जनरली द मोर कंजर्वेटिव द रिप्लेसमेंट, द हायर द वैल्यू दैट विल बी एडेड टू द स्कोर। कंजर्वेटिव माने कि मिलती जुलती वही फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक सी हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि एक अमाइनो एसिड दूसरे में, एक एसिटिक अमाइनो एसिड दूसरे एसिटिक अमाइनो एसिड में बदल जाएगा, एक बेसिक अमाइनो एसिड दूसरे बेसिक अमाइनो एसिड में बदल जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको स्कोर अच्छा मिलता है। बट एसिटिक जो है वो एलिफेटिक में बदल जाए म्यूटेशन से तो फिर उसको स्कोर खराब मिलेगा, कम मिलेगा। दिस इज पाम 250 अमाइनो एसिड सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। अब फिर हम देखते हैं कि नंबर का क्या यूज़ है यहाँ पे। फिलहाल पॉजिटिव स्कोर्स इन द मैट्रिक्स डिनोट सब्स्टिट्यूशंस अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली than would have occurred by random chance or expected among evolutionary conserved replacement in a data set of homologous sequences. homologous sequences में जितनी जल्दी म्यूटेशन, जिस टाइम के बाद म्यूटेशन होता है उससे ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है अगर उसको पॉजिटिव स्कोर मिला है। A 0 स्कोर means कि frequency of amino acid substitutions found in homologous sequences data is equal to that expected by chance। जो बाई चांस हो सकता है या जो भी होमोलोगस सीक्वेंसेस में मिल रहा है, होमोलोगस मीन्स जो अभी एग्जांपल दिया था हॉर्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग, इस तरह के जो हीमोग्लोबिन के सीक्वेंसेस होंगे वो होमोलोगस सीक्वेंसेस कहलाएंगे। तो उनमें अगर 0 स्कोर है तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशंस बाई चांस भी ऐसे ही हो सकते हैं। In this case, the relationship between amino acids is weakly similar at best in terms of physicochemical properties. Then a negative score क्या correspond करता है कि substitutions found in homologous sequence data set less frequent than would have occurred by random chance. तो ये ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा बार म्यूटेशन हो रहे हैं, ये कम हो रहा है, और रैंडम चांस से उसको कंपेयर करके बताया जा रहा है। दिस नॉर्मली अकर्स विद सब्स्टिट्यूशंस बिटवीन डिसिमिलर सीक्वेंसेस। जो नेगेटिव स्कोर्स दिए जाते हैं वो डिसिमिलर सीक्वेंसेस में ज़्यादा मिलते हैं। PAM1 is a scoring system for sequences in which 1% of residue have undergone mutation। मतलब 100 में से एक रेजिड्यू जो है वो
दो मिलते जुलते सीक्वेंसेस में चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है उसमें. इंक्रीजिंग पैम नंबर कोरिलेट्स विद इंक्रीजिंग पैम यूनिट्स and thus evolutionary distance of protein sequences. जितना ज़्यादा नंबर है पैम का, पैम एन की जगह मतलब 1 है, तो अगर 80 हो गया तो इसका मतलब कि दो सीक्वेंसेस जिनकी बात हो रही है, जिनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, उनमें इवोल्यूशनरी डिस्टेंस ज़्यादा है. पैम 250 represent 250% mutation, an average of 2.5 accepted mutation per residue, a very distant relationship. बहुत ही दूर का रिलेशनशिप है अगर पैम 250 दिखाया जा रहा है, उससे स्कोरिंग की गई है और वो उस जैसा दो नॉन आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स वाले सीक्वेंसेस को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो पैम 250 से उसको स्कोर करने से सही रिजल्ट्स आएंगे. PAM matrices with power serial numbers are more suitable for aligning more closely related sequences. Now, other PAM matrices with increasing number for more divergent sequences are extrapolated from PAM1 through matrix multiplication. तो जो दूसरे पैम 1 तो बना लिया गया, उसके रूल्स आपको बता दिए, और जो दूसरी पैम मैट्रिक्सेस हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस पे ज़्यादा अप्लाइड हैं, तो उनको एक्स्ट्रापोलेट करके बनाया गया है पैम 1 थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके बनाया गया है. फॉर एग्जांपल, पैम 80 इज प्रोड्यूस्ड बाय वैल्यूज ऑफ पैम 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 80 times. The mathematical transformation accounts for multiple substitutions having occurred in an amino acid position during evolution. Multiple substitutions है amino acid position पे evolution के समय में, ये दिखाया जाता है matrices में. Now, if mutation is observed as F replaced by I, the evolutionary changes may have actually undergone a number of intermediate steps before becoming I, such as in the given sequence. F को अगर I में change, F का अगर I में change दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है F सीधे I में बदलाव, हो सकता है वो M में बदलाव, पहले मेथियोनिन में बदलाव और फिर ल्यूसीन में बदलाव और फिर जाके आइसोल्यूसिन में बदलाव. अब पैम 80 मैट्रिक्स ओनली करस्पॉन्ड टू 50% ऑफ ऑब्जर्व म्यूटेशनल रेट्स. पैम tries to model what happens at long evolutionary distances based on a simple Markov model derived from closely related sequences. Markov model जो फाइलोजेनी इस्टेब्लिश करने का एक मॉडल है, उसको यहाँ पे यूज़ करके पैम मैट्रिक्सेस बनाई जाती हैं और लॉन्ग इवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस पे क्या हो रहा है उसको देखा जाता है. फॉर पैम 250 विच करस्पॉन्ड्स टू एन 20% अमाइनो एसिड आइडेंटिटी represents 250 mutations per 100 amino acid residues. In theory, the number of evolutionary changes approximately correspond to an expected evolutionary span of 2500 million years. तो ये जो नंबर्स हैं वो ईयर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि इतने लंबे टाइम में म्यूटेशन का रेट क्या था. More about PAM matrices. So, substitution matrices like PAM 250 are constructed by observing frequencies of amino acid replacements in large samples of protein sequences. For a given replacement, PAM value is proportional to natural log of frequency with which that replacement was observed to occur. For closely related sequences, it is approximate to use PAM 100 matrix in which PAM units have been extrapolated to 100% replacement.
Most base searches use PAM250 matrix since larger database will tend to have sets of more distantly related sequences. जो बड़ा डेटाबेस है उसमें सारे सीक्वेंसेस एक से तो होंगे नहीं, तो जब उनको आपस में कंपेयर किया जाए उन सीक्वेंसेस को, तो ये जो PAM250 है वो यूज़ करना यूज़फुल है, क्योंकि वो डिस्टेंट रिलेटिव्स के बीच में सिमिलैरिटी को स्कोर करती है. Nucleotide scoring matrices have been developed for scoring DNA alignments also on similar lines as amino acid scoring matrices. These include ambiguous DNA symbols and information from mutational analysis. Typical information about mutation included is that transitions are more probable than transversions. डीएनए के लिए अगर न्यूक्लिक एसिड के लिए मैट्रिक्सेस बनाई जाती है तो उसमें सबसे खास बात क्या है, ट्रांजिशंस में, यानी कि चेंज ऑफ प्यूरिन टू प्यूरिन इज मोर पॉसिबल या मोर लाइकली दैन ट्रांसवर्जेंस, यानी कि प्यूरिन पिरिमिडीन में चेंज हो जाए. 80 जो है वो प्यूरिन है, GC पिरिमिडीन है, तो A जो है अगर वो C में चेंज हो जाए तो वो ट्रांसवर्जन कहलाएगा और वो लेस लाइकली है, वाइल A जो है वो T में चेंज हो जाए तो दैट इज़ मोर लाइकली. तो इन बातों का ख्याल रख के न्यूक्लिक एसिड के लिए भी PAM मैट्रिक्सेस बनाई गई हैं. सो दीज आर रेफरेंसेस फ्रॉम विच आई हैव मेड दिस लेक्चर and these are my books. So you may go through these references also. This is all for today. And if you like my lectures, please like it, subscribe it, and share it. Thank you.